अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। मोहतरम मोहम्मद अहमद साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, और दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त जो मौजू या टॉपिक जिस पे हमें बातचीत करनी है वो बिहार का SIR है, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के नाम से बात करी जा रही, बल्कि SIR के नाम से ज़्यादा वो चर्चा में है। और हम अलग अलग तरह से इसकी समाज में एंजाइटी देख रहे हैं। कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कंफ्यूजन का शिकार हैं, कभी वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो एक नई तरह की चीज हमारे सामने आई, और ये भी हम देख रहे हैं कि जो ये स्पेशल SIR इंटेंसिव रिपोर्ट रिव्यू जो कराने का काम है SIR का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और हालिया के दिनों में हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है, और इसी क्राइसिस पे कई तरह के एलिगेशंस उनके ऊपर थे। और ये था कि अब बिहार का इलेक्शन समवेयर इन बिटवीन अक्टूबर के आखिरी हफ्तों में, या नवंबर के पहले हफ्तों में, या नवंबर के पहले 15 दिन के बीच में होगा। और पॉलिटिकल पार्टियां अपने कैंपेन को, अपने प्रचार को आगे बढ़ा रही थी कि सारे सिस्टम को आकर अचानक एक ऑर्डर ने हिला दिया। और वो ये ऑर्डर कहता है कि बिहार में दोबारा से जो लिस्ट है उनको बनाया जाएगा। हर इलेक्शन के पहले नई लिस्ट बनाई जाती थी। तो शुरुआत में तो लोगों को लगा कि कोई नई बात नहीं है। हर इलेक्शन के पहले लिस्ट चेक होती थी, कुछ नाम आते थे, कुछ नाम जाते थे। तो ये शायद वही है। और अभी तक काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि शायद ये वही बात है जो हर इलेक्शन के पहले होती थी। लेकिन हम लोग जो जमीन पे इस तरह के काम देखते और करते हैं, या दूसरे तमाम एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग इस चीज को समझ चुके हैं, वो लगातार इस बात का अपोज कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारे पर एक नया प्रैक्टिकल इस तरह से करना चाह रहा है कि पहले हम ये कहते थे कि वोटर्स जो हैं सरकार को चुनने का काम करते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये लग रहा है कि सरकार जो है वो अपने वोटर्स को चुनने का काम कर रही है, ताकि अगली बार उसको कोई तकलीफ नहीं हो, अगली बार के इलेक्शंस में उसको कोई परेशानी नहीं हो। वो अपने अपने हिसाब से वोटर्स को पहले से चुन ले रही है, ताकि बाद में वही वोटर्स उसके साथ में इंटैक्ट होकर आगे चले। अब जाहिर सी बात है कि ये बहस हमने लोकसभा 2024 के इलेक्शन में भी देखी थी, जब ये जो है वो जो इलेक्शन में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कई सारे कैंपेन्स हैं, जिसमें कुछ कैंपेन का मैं भी हिस्सा हूं, जिसमें ADR भी हैं और दूसरे और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप है जो सिविल सर्विसेज के लोगों का ग्रुप है। और हमने बेंगलोर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद में एक रिपोर्ट भी रिलीज करी थी, जिसमें ये हम लोगों ने कहा था कि 72 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में धांधली हुई है। और ये धांधली मशीनों में भी हुई है, और ये धांधली काउंटिंग में भी हुई है, बल्कि ज्यादा हिस्सा इसका काउंटिंग में हुआ है। और इसको ये कहा गया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, ज्यादातर जगह एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए एट द टाइम ऑफ काउंटिंग नतीजों में तब्दीली लाई गई है। वरना जो नतीजे आए हैं और जिस तरह से NDA की तीसरी बार सरकार बनी है, वो सरकार नहीं बनती अगर 72 सीटें की बात हुई थी। इनिशियल रिपोर्ट 67 सीट्स का कंफर्मेशन करती थी, लेकिन बाद में जो नई रिपोर्ट्स आई ग्राउंड से, उन्होंने 72 सीट्स के बारे में यह कंफर्म किया, जिनमें नतीजे बदले गए या नतीजे तब्दील कराए गए लास्ट मोमेंट में काउंटिंग के साथ डिस्टरबेंस करके। तो बहरहाल ये काउंटिंग तक का प्रोसेस था। मैं इसलिए तभी बयान रहा हूं क्योंकि ये हम बार बार ये बात भी आ रही है कि आप इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई का आप लोग अपोज क्यों कर रहे हैं, या क्यों इसके बारे में इतना परेशान है या इतना चिंतित हैं। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ।
महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन ने ये साबित किया कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से फेल कर गया है, बायस है, और इस पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में जो वोटों की चोरी है या जो नतीजों के साथ छेड़खानी है, वो खुद इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। 2019 में जब असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए तो 8 करोड़ 98 लाख लोगों ने वोट डाले। फिर 4.5 साल के बाद 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो ये तादाद 9 करोड़ 29 लाख के पास पहुंची। और ये जो ग्रोथ है वो एक बिल्कुल नेचुरल ग्रोथ के आसपास है, यानी कि 5 सालों में 31 लाख वोटर्स बढ़े। लेकिन फिर अजीब इत्तेफाक ये देखने को मिला कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जो 5 महीने के अंदर जो दूसरे इलेक्शन हुए असेंबली के, उन असेंबली के इलेक्शंस में ये तादाद जो है 9 करोड़ 29 लाख से 9 करोड़ 70 लाख पहुंच गई। अब अगर इसको दूसरे डायरेक्शन में हम देखें तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में 5 सालों में 2019 से 2024 के बीच में 31 लाख वोटर्स बढ़े। लेकिन 5 महीने में लोकसभा से विधानसभा के बीच में लोकसभा में 28 सीटें जो है वो अपोजिशन को मिली थी, उसके हिसाब से वो 2/3 मेजोरिटी से असेंबली में सरकार बना रहे थे। लेकिन 5 सालों में उधर 31 लाख और 5 महीने में इधर 41 लाख वोटर बढ़ा दिए गए। अब ये 5 महीने में 41 लाख वोटर बनना ये बताता है कि ये ग्रोथ जो है वो नेचुरल ग्रोथ नहीं है। उसके बाद फिर और जब डीप डाटा डाइविंग करी गई और नीचे की तरफ देखा गया तो ये मालूम चला कि पूरे महाराष्ट्र में 1 लाख पोलिंग बूथ हैं। 1 लाख में ये जो 41 लाख वोट बढ़े हैं, इसमें से 38 लाख वोट सिर्फ 12,000 पोलिंग स्टेशन में बढ़े। और उन 12,000 पोलिंग स्टेशन में पहले भाजपा हारी थी, इस बार जीती तो उसने पूरे नतीजों को बदल दिया और जो 2/3 मेजोरिटी जो है वो बीजेपी को दे दी। तो अगर हम लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि जो एसआईआर का प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन कमीशन जो अब पार्टी है उसकी ही क्रेडिबिलिटी दांव पर है। हम तो नॉर्मल रूटीन में भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है नॉर्मल लिस्ट से, उनमें भी 6 महीने के अंदर 8% की ग्रोथ नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में, हरियाणा में 8% वोटर्स की ग्रोथ हुई। यहां तक कि महाराष्ट्र में यह हुआ कि शाम में 58% जो है वो वोट शेयर बताया गया और सुबह के टाइम जब वोट शेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो 66% पहुंचा दिया गया। तो मोटा एक एनालिसिस, बाकी सारे डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री अगर हम छोड़ दें, सारी कैलकुलेशन छोड़ दें, कि किसी भी इलेक्टोरल स्टेट में 5 साल में 31 लाख वोटर इनरोल होते हैं और अचानक 5 महीने में 41 लाख इनरोल होते हैं। ये कोई भी आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन बायस है और 8% के आसपास ग्रोथ 5 सालों में हो सकती है, 5 महीने में किसी भी हाल में नहीं हो सकती। फिर चीफ मिनिस्टर जहां जो इस वक्त है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस साहब, वो उनके इलाके में 29,219 नए वोटर 5 महीने के अंदर बनाए गए। यानी कि 160 वोट के आसपास एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोज एड ऑन हो रहा था। ये 10% भी नेचुरल नहीं होता, 5 महीने में इतना नहीं हो सकता। और जब नतीजे आए तो तकरीबन 22 से 24,000 वोट के बीच में देवेंद्र फडणवीस इलेक्शन जीते। तो जब जितना भी आप नीचे चलते चले जाएंगे तो ये आपको मालूम चलेगा कि इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, उसी के जरिए बायसनेस हो रही।
एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्ट्रप्शंस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटरवेंशन होता है, उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्टेट की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत थी या प्रो गवर्नमेंट हुकूमत थी, या जिस पार्टी की हुकूमत थी वहां के प्रेशर की वजह से काउंटिंग के प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेशन ने मदाखलत करी, जिसकी वजह से नतीजों में तब्दीली आई। लेकिन अचानक से जो 5 सालों में जितने लोग, जिन लोगों का नाम इंदराज हुआ इलेक्शन की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, अगर वो 5 महीने में होने लगे, स्पेसिफिक 30-30 हजार वोट बढ़ने लगे एक एक सीट में, या उन्हीं बूथ में बढ़ने लगे जिन बूथ में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी जहां से हारी है, तो उससे ये समझ में आता है कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो बायस है। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि वोटर लिस्ट नई बनाई जाएगी, रिवीजन की बात हो रही है, लेकिन ये रिवीजन नहीं है, और ये कंफ्यूजन बार बार क्रिएट किया जा रहा है कि ये इससे पहले भी रिवीजन होते रहे हैं, इससे और कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये रिवीजन नहीं है, ये नई लिस्ट की प्रिपरेशन है। जब नई लिस्ट की प्रिपरेशन का अनाउंसमेंट हुआ, तो मीडिया के एक सेक्शन के जरिए यह हंगामा मचाया गया और वो काफी हद तक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी गई। लगातार 3-4 दिन इनिशियल जब ये अनाउंसमेंट हुआ, तो ये कहा गया कि इन तमाम इलाकों में इसलिए दोबारा से वोटर लिस्ट ठीक करी जा रही है क्योंकि इनमें आबादी के तनासुब से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। जैसे ये कहा गया कि जो है वो 136% आधार कार्ड किशनगंज के इलाके में, ये कहा गया कि कटिहार और पूर्णिया में 130% के आसपास आधार कार्ड हैं। लेकिन ये बदमाशी करी गई इस पूरे प्रोसेस में मीडिया के जरिए कि जो बात करी जा रही है परसेंटेज के कंपैरिजन की, वो 2011 का सेंसस है। 2011 के सेंसस के मुकाबले में तो जाहिर सी बात है कि आधार ज्यादा बने होंगे, नए लोग आए हैं, नए लोगों के आधार बने, नए लोग पैदा, क्योंकि डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है। अब हम लोगों ने जब इसका कंपैरिजन किया कि क्या वाकई जो है वो किशनगंज में 132-34% या कटिहार में 130%, पूर्णिया में 130% आधार बने हैं, तो दूसरे इलाकों की पोजीशन क्या है, तो पता ये चला कि डांग एक कॉन्स्टिट्युएंसी है गुजरात में, जहां पर 89% हिंदू पॉपुलेशन है और वहां पर 138% आधार ज्यादा बने हैं। खुद गांधीनगर जो अमित शाह की कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहां पर 95% हिंदू पॉपुलेशन है और वहां पर आधार कार्ड 122% ज्यादा बने हैं। अगर हम दूसरा स्टेट बीजेपी रूल देखें, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग एक जगह है जहां पर 99% आबादी हिंदुओं की है और वहां पर आधार 120% ज्यादा बने हैं। या अगर पिथौरागढ़ की बात करें, तो पिथौरागढ़ में आबादी जो है वो 98% हिंदुओं की है और आधार कार्ड जो बने हैं वो 117% एक्स्ट्रा बने हैं। तो अगर उस बेसिस को भी, जो वो क्लेम कर रहे हैं, अगर हम उस क्लेम को भी देखते हैं तमाम दूसरी आबादियों में, इवन नई दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, सेंट्रल दिल्ली की, जो जिसमें दिल्ली एक और दूसरे इलाके आते हैं, वहां पर 200% आधार कार्ड का सेचुरेशन है। 200% आधार कार्ड ज्यादा बने हुए हैं। तो लगातार इससे ये समझ में आता है कि ये एक प्री प्लान सेटिंग है, जिसके तहत एक फर्जी काम को मीडिया के जरिए नैरेटिव सेट करके और सेट नैरेटिव स्टैब्लिश करके उसको जबरदस्ती कराने की कोशिश करी जा रही है और उस पे बार बार नई नई स्टोरीज को लाया जा रहा है। तो पहला कंफ्यूजन फिर इसके बारे में क्या क्रिएट किया गया कि दिस इज अ रिवीजन ऑफ ओल्ड लिस्ट। अब उसमें देखा जाए तो रिवीजन हमेशा पुरानी लिस्ट के बेसिस पर लोगों के नाम हटाए जाते थे, नए लोगों के नाम जोड़े जाते थे और इलेक्शन कमीशन बाउंडेड था कि वो जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनको इन्फॉर्म करे। प्रैक्टिकल होता नहीं होता एक अलग बहस है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल वो बाउंडेड था कि वो उन लोगों के नाम को इन्फॉर्म करे जिन लोगों के नाम हटाए गए कि साहब आप यहां थे, आप नहीं थे, तो उसको एक चांस मिलेगा। दूसरा, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये पहले 10 बार हो चुका है।
22 साल पहले 2002 में ये हुआ था, यानी कि 22 से 23 साल पहले ये प्रोसेस बिहार में ऑलरेडी हुआ था। लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस इस तरह के डॉक्यूमेंट के साथ पहले सिर्फ आदमी का होना वहां पर, इन लोग पूछने आते थे इलेक्शन कमीशन के जरिए, जो भी लोग थे, आंगनवाड़ी के थे, स्कूल के टीचर्स थे, वो पूछने आते थे घर में कितने लोग हैं, उसके हिसाब से उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो नोट कर लेते थे। किसी भी बैकअप डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, जो बार बार कहा जा रहा है, वो जैसे ये कह रहे हैं एसआईआर है, तो इससे पहले आईआर होती थी। स्पेशल आईआर में उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को नए तरीके से ऐड ऑन कर दिया है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि पहले जैसे आप सुनते होंगे कि इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वोटिंग के प्रोसेस में जोड़ना चाहते हैं। इससे पहले जो चावला साहब होते थे इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि जो लोग फुटपाथ में सो रहे हैं, जो लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं, वो भी इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बनेंगे। और वो उन लोगों को भी, रैन बसेरे में रहने वालों को भी उन्होंने इलेक्शन के वोटर लिस्ट में जोड़ा नाम, और उनको इलेक्शन कार्ड दिए गए। इस बार ये प्रोसेस चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हटाने की कोशिश करनी है। अब उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दूसरे पॉइंट पे है, वो प्रॉब्लम ये है कि पहले जो ऑनर्स था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो इलेक्शन कमीशन की थी लोगों को जोड़ने की। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी की दे दी गई कि एक आम आदमी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना लिस्ट में नाम दर्ज कराए और अपने डॉक्यूमेंट दे। अब इसका कैलकुलेशन आप यूं समझिए कि ये प्रोसेस अमेरिका से कॉपी किया गया है। अमेरिका में ये सिस्टम है कि कोई आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आपको जाके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आपको नाम नोट कराना पड़ेगा। अब जो स्टैटिस्टिकल डेटा कहता है, वो ये कहता है कि अमेरिका में जो टोटल पॉपुलेशन का वोटर है, वो सिर्फ 76% है। यानी कि 24% उनकी अपनी पॉपुलेशन वोट नहीं दे पा रही है। लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत की अभी तक ये खूबसूरती थी कि वो ये समझ रहे थे कि गरीब हैं, गुरबा हैं, औरतें हैं, लेबर क्लास है, तो ये यहाँ की हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी। तो यहां पर अमेरिका के मुकाबले 93% था। वहां 76% लोगों के वोटर लिस्ट में नाम है, यहां पर 93% के नाम होते थे। तो वहां कौन मिस हुए? वहां मिस हुए ब्लैक्स, वहां मिस हुए माइनॉरिटीज, वहां मिस हुए बिलो पॉवर्टी लाइन से रहने वाले। तो इससे समझ में आता है कि जो डेमोक्रेसी का एक एलीट स्ट्रक्चर यूएस में चल रहा है, उसी डेमोक्रेसी के एक एलीट स्ट्रक्चर को, जिसमें गरीबों के लिए, लेबरर्स के लिए, वीमेन के लिए, अनएजुकेटेड के लिए कोई स्पेस नहीं होगा। और ये सरकार बहुत आसानी से इस एसआईआर के जरिए अपना पल्ला झाड़ लेगी कि ये अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड हम ये बिहार के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये बिहार के लिए पायलट प्रोजेक्ट है। जिस तरह से बहुत सारे कामों में एक स्टेट, जैसे डिलिमिटेशन में आसाम एक पायलट प्रोजेक्ट था, तो एक स्टेट में कर लिया गया था। अब ये नोटिफिकेशन आ गई है कि ये प्रोसेस पूरे मुल्क में होगा। अगस्त से बंगाल में शुरू होगा। बंगाल में 2002 की वोटर लिस्ट को कल रात में बंगाल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये डाल दिया गया है कि अब ये बंगाल में होगा। फिर तीसरा एक ये माहौल बनाया जा रहा है कि बिहार की इलेक्शन लिस्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ थी, इसलिए इससे शुरुआत करी जा रही है। अब उसमें सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर वाकई इतनी बड़ी गड़बड़ थी, तो बिहार में अभी आपने 6 महीने पहले सेंट्रल के इलेक्शन कराए हैं। तो जिस गड़बड़ लिस्ट से आपका बहुमत मिला है, तो क्या आप उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो एक कंफ्यूजन ये क्रिएट करने की कोशिश करी गई कि बिहार में ज्यादा जो है वो लोग हैं, उसके अलावा ज्यादा गड़बड़ बिहार में, बाकी स्टेट का बाद में देखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उसी लिस्ट से आपने 6 महीने पहले इलेक्शन कराए। फिर एक चौथा उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी कि 2003 की लिस्ट में जिन लोगों के नाम है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
ये सच्चाई तो नहीं है, आपको और हमको सबको पता है। जब ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, जब ये इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, तो इस तरह का एक माहौल इन्वायरमेंट बिल्ड करने की कोशिश करी गई कि जिन लोगों के नाम बिहार की इलेक्शन लिस्ट में 2003 की लिस्ट में है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सही नहीं है। पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं, उनको फॉर्म भरने हैं। यानी कि वो अब तो भरने की डेट भी जो है वो कल खत्म हो चुकी है। लेकिन ये प्रोसेस अभी आगे रहेगा। कल कोर्ट है, कोर्ट में सुनवाई है इसके बारे में। तो अब उसमें क्या है, उन्होंने कहा कि जो भी लोग 2003 के लिस्ट में हैं, उनके लिए तो ठीक है भाई, वो डाउटफुल का मामला, सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन कोई ना कोई सर्टिफिकेट देंगे। जो लोग जो हैं वो 1970, यानी कि आप अगर 2003 की लिस्ट में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी आपकी पैदाइश 1987 से पहले की है, तो आपको अपना बर्थ प्लेस और बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिर दूसरा कैटेगरी ये है कि अगर जो है आप 1987 से 2004 के बीच में आपकी पैदाइश है, तो आपका तो जो है वो है ही है, लेकिन उसके अलावा आपको अपने पेरेंट्स का भी, किसी एक पेरेंट्स का, ईदर मदर और फादर, किसी एक का आपको बर्थ सर्टिफिकेट या जो उनके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देना पड़ेगा, और बर्थ प्लेस को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और जो है वो 2004 के बाद की आपकी पैदाइश है, तो फिर आपको अपने मदर और फादर दोनों के सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे। वो बर्थ के भी सर्टिफिकेट हो सकते हैं, दूसरे पेपर भी हो सकते हैं, लेकिन बर्थ प्लेस को भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बिहार को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये धीरे धीरे सारे मुल्क में होगा, तो स्टेट वाइज इसका सेग्रीगेशन करें। जो डेटा बताता है, वो डेटा ये कहता है कि बिहार में सिर्फ 2.4% लोगों के पास में पासपोर्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ 2.8% लोगों के पास है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार हुकूमत की जो वेबसाइट हैं वो ये बात कह रही हैं कि 2.4% लोगों के पास में जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट है, और उसके बाद जो है पासपोर्ट 2.4, बर्थ सर्टिफिकेट 2.8, और जो लोग जो है वो सरकारी नौकरियों में है, उनकी तादाद 5% है, क्योंकि वो उस पेपर को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम सारे वही पेपर पे बात कर रहे हैं जो पेपर एक्सेप्ट किया। फिर कास्ट सर्टिफिकेट को भी वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट 16% लोगों के पास में बिहार में, और मैट्रिक करने वाली तादाद जो है वो लेस देन 50% है बिहार में। तो उस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें, तो एक बड़ी तादाद जो है जिसके पास में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब वो कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे, क्या करेंगे, ये अपने आप में क्वेश्चन है। फिर एक माहौल ये बनाया गया कि साहब ये तो एक रूटीन एक्सरसाइज है, ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में तो सबके लिए इक्वल है। लेकिन हमको ये पता है कि इक्वलिटी किसी भी हाल में नहीं। मैं पिछले हफ्ते पूरा बिहार में था। शादीशुदा औरतें जो सीनियर हो गई हैं, उनका मसला ये है कि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के पास में कैसे पेपर लेके आएंगी। पेरेंट्स की डेथ हो गई तो वहां से कैसे पेपर लेके आएंगी। तो ये बहुत ढेर सारा माइग्रेंट लेबर क्या करेंगे। एक कुछ लोगों की शादियां जो दरभंगा मधुबनी के इलाके हैं, नेपाल बॉर्डर के इलाके हैं, वो कहाँ से अपनी औरतें जो है पेपर लेके आएंगी। उनकी 25 साल पहले, 20 साल पहले शादी हो गई है, सर्टिफिकेट नहीं है, ज्यादातर जो है वो पैदाइश लोगों की घरों में है। तो ये एक अपने आप में क्योटिक जो है वो प्रॉब्लम है। दूसरा एक कंफ्यूजन ये क्रिएट किया गया कि ये 3 महीने का टाइम जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। लेकिन आवाम, ये टाइम 3 महीने का इस पूरी एक्सरसाइज को करने का इलेक्शन कमीशन का था, ना कि जो है वो टाइम जो है वो अवाम के लिए था। अवाम के लिए जो टाइम था वो सिर्फ और सिर्फ 25 दिन थे। एक अनाउंसमेंट किया गया, एक अनाउंसमेंट को 25 दिन में करने की बात हो गई।
फिर अब वो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट पे डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा, प्राइमरी लिस्ट होगी, सेकेंडरी लिस्ट होगी, लेकिन अवाम के पास जो टाइम दिया गया वो सिर्फ टाइम 20 से 25 दिन का उसके पास में टाइम मिला। फिर जो है वो ये बात कही गई, अवैध लोग जो रह रहे हैं, अवैध से मुराद आप बांग्लादेशी, खासकर मुसलमान बांग्लादेशी जो इस वक्त पूरे मुल्क में हंगामा चला हुआ है, इसकी बात कही गई, तो कि ये उनको हटाने की कार्रवाई है। लेकिन सबसे बड़ी मजाका खेज बात यह है कि 789 पेज का रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट को 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने सबमिट किया। उसमें जिसमें मीडिया ने चलाया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से मना किया और आधार को वो माना नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि आधार को भी आप मान लीजिए, और उन्होंने अपना एक 789 पेज का रिप्लाई दिया है। उसमें बहुत ढेर सारे रीजंस गिनाए हैं, जिसपे सुनवाई आने वाले दिनों में 28 तारीख को होगी। तो उस पूरी रिप्लाई को अगर आप 789 को पढ़ेंगे, तो उस पूरी रिप्लाई में ना किसी बांग्लादेशी का जिक्र है, ना किसी घुसपैठिए का जिक्र है, ना किसी नेपाली का जिक्र है, ना किसी रोंगिया का जिक्र है। उस पूरी रिप्लाई में उन्होंने किसी अवैध की बात ही नहीं करी। तो इससे यह जाहिर होता है कि इस मुल्क में जो लोग रह रहे हैं, पुराने लोग रह रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों के वोटिंग राइट को लेने का पूरे इस एक्सरसाइज का जो पर्पस है, वो पर्पस हमें समझ आता है। अब हम बात करें बिहार की इस पूरे सेटअप की, तो बिहार की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 13 करोड़ के आसपास है। एडल्ट पॉपुलेशन जिसका वोट है वो 8 करोड़ के आसपास है। अब इनमें से 2003 में जो वोटर लोग थे वो 3 करोड़ के आसपास। अब जो इंक्रीज हुए हैं तो वो हुए हैं। अब उस इंक्रीज करने हुए लोगों में ये बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि जो इंक्रीज पॉपुलेशन है वो 5% पॉपुलेशन इंक्रीज है। हिंदुस्तान नौजवानों का मुल्क है, बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो 2.5 करोड़ लोग लगभग लगभग ऐसे हैं जिनके पास अगर सही तरीके से जो ये पेपर मांग रहे हैं उनके पास कोई पेपर नहीं है। उसमें मुसलमान भी शामिल है, उसमें दलित भी शामिल है, उसमें ओबीसी भी शामिल है। अंग्रेजी में अगर इसको एक अल्फाज में कहा जाए तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जिसमें वीमेन, दलित, बैकवर्ड, ओबीसी, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग, इनके 2.5 करोड़ लोग ये ऐसे हैं जिनके पास में कोई भी पेपर नहीं है। वो अब इस पे जो असल मसला हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं है, ये बैकडोर से एनआरसी है। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने निकाला है उस ऑर्डर का 5B यानी पॉइंट नंबर 5 कॉलम नंबर बी ये कहता है कि ईआरओ या एईआरओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, एरिया इलेक्शन ऑफिसर, इसको ये ताकत हासिल है कि जिसको चाहे वो वोटर माने, जिसको चाहे वोटर नहीं माने, और वो डाउटफुल वोटर्स के वोटिंग राइट खत्म करके और उनकी सिटीजनशिप के बारे में जो 1955 का फॉरेनर एक्ट है उन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकता है, फॉरेनर डिक्लेयर कर सकता है। तो अभी तक एनआरसी के प्रोसेस में ये हम लोग बात कर रहे थे कि एनआरसी के जरिए जो है लोगों की सिटीजनशिप ली जाएगी, लेकिन वो एक प्रॉपर सेटअप था जिसमें जुडिशियल प्रोसेस भी था, सेमी जुडिशियल प्रोसेस भी था, लेकिन इसमें किसी भी इंसान की शहरियत, उसके हिंदुस्तानी होने की शहरियत किसी एक इलेक्शन के छोटे ऑफिसर के हाथ में दे दी गई है। पहले वो जजेस और दूसरे लोग डिसाइड करते थे। तो ये बार बार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये बैक डोर से एनआरसी है, और यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है इस बिल को, इस पूरे ऑर्डर को लेकर, कि इसमें इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ वोटर जितने मौजूद हैं उनके नाम को कराना और उनके जरिए इलेक्शन को कराने का है। ये एक्स्ट्रा पावर देने का कोई रीजन ही नहीं समझ में आता कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स कैसे इस्तेमाल कर ली और उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। और अगर किसी लिस्ट में बनाने वाले ऑफिसर को, बीएलओ से लेकर ईआरओ तक, जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर तक, एरिया इलेक्शन ऑफिसर को ये पावर दे दी जा रही है
कि वो किसी की सिटीजनशिप डिसाइड करे, तो ये मोटा मोटा तौर पर एनआरसी जैसा प्रोसेस जैसे आसाम में हुआ था, या आसाम में एक और सेटअप बॉर्डर पुलिस के नाम पर है। किसी भी आदमी के बारे में उनको शक होता है तो वो डाउटफुल सिटीजन उनको बना देते हैं, जिनको डी वोटर कहा जाता है। और लगभग आसाम में 2 लाख लोग इस वक्त अपने वोटिंग राइट्स को खो चुके हैं एनआरसी के अलावा। एनआरसी में 19,66,000 लोग हैं, और डी वोटर में जो है वो 2 लाख लोग हैं जिनको डाउटफुल सिटीजन बनाया गया। तो ये डाउटफुल सिटीजनशिप कोई भी इलेक्शन का ऑफिसर कर सकता है, ये एक सबसे बड़ा मसला है। और ये ऑर्डर ये कहता है कि ये सिर्फ बिहार में नहीं होगा, ये पूरे मुल्क में होगा, और जैसे जैसे इलेक्शंस आते जाएंगे ये प्रोसेस को वो शुरू करते जाएंगे। अब अगर हम इसकी ग्राउंड फिजिबिलिटी की बात करें तो बिहार में इस वक्त 77,895 बीएलओ हैं, और इन्होंने जो नए बीएलओ अपॉइंट किए हैं वो 20,603 बीएलओ को अपॉइंट किया है। 1 लाख बीएलओ इस पूरी एक्सरसाइज को 25 दिन में किसी भी हाल में नहीं कर सकते। इसी वजह से आपने देखा होगा अजीत अंजुम के वीडियोस में हम लोगों ने तमाम टेस्टमनीज ली हैं कि कोई भी आदमी किसी के पास फॉर्म लेके नहीं जा रहा, सब अपने अपने फॉर्म लेके बैठे हैं, खुद ही भर रहे हैं, खुद ही जमा कर रहे हैं, खुद ही भर रहे हैं। तमाम लोग ये बता रहे हैं कि हम फॉर्म भरने आए थे, हमारे फॉर्म्स पहले भरे जा चुके हैं, हमको मालूम ही नहीं क्या पेपर लगाया क्या पेपर नहीं लगाया, हमारे फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। और ये उस स्टेट में हो रहा है जिस स्टेट की लिटरेसी 61% है, यानी कि 39% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है, उसको वो खुद ही नहीं अपना फॉर्म भर सकती। तो ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं। किसी ने बताया मुझे, पटना में हमने एक ट्रिब्यूनल किया था जब, तो किसी ने बताया कि हम जो है वो कहीं पे औरत ने बताया कि हमने कहीं मजदूरी करी, तो मजदूरी में हमको 150 रुपए मिला, तो वो 150 रुपए हमने किसी आदमी को दिया, तो उस आदमी ने फिर हमारा फॉर्म भरा। तो ये एक्सरसाइज जो है ये अपने आप में पूरा तमाशा क्रिएट करती है। और खुद इसी हुकूमत की जो लेबर मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि बिहार की 2,90,00,000 जो पॉपुलेशन है वो इमाइग्रेंट है, वो अपने स्टेट में नहीं रहे। तो इतना क्योस है कि खुद हुकूमत कुछ दावा कर रही है, एक डिपार्टमेंट कुछ दावा कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कुछ दावा कर रहा है, और इस पूरे प्रोसेस में क्योस है। तो इसमें अब हो क्या रहा है जमीन पर कि सब लोगों के फॉर्म उन्होंने भर लिए, क्योंकि हम सब ने कोर्ट में भी ये बात कही थी। और मैं खुद भी एपीसीआर की तरफ से वो पार्टी हूँ इलेक्शन कमीशन कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, सिविल सोसाइटी के एडीआर है, योगेंद्र यादव है, मनोज झा है, ये सारे लोग हैं। तो इन सब ने ये भी बात कही थी, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, कि ये जो मैंने कहा कि 1 लाख बीएलओ इतना ढेर सारा काम कैसे कर सकते हैं। वही काम जो एनआरसी में 4 साल में हुआ, वही काम जो 6 महीने में होता है, वो काम 20 दिन में कैसे हो सकता है। तो नतीजा ये हुआ कि ऊपर से ऑर्डर थे, तो सारे बीएलओज ने अपने फॉर्म खुद भर लिए। अब किसके फॉर्म क्या भरे गए हैं, क्या नहीं भरे गए हैं उस स्टेट में जिसमें 39% पॉपुलेशन इलिटरेट है। अब होगा क्या कि उन्होंने ये बात कही है कि हमने जो है वो 98% फॉर्म्स को भर लिया है। अब वो 98% फॉर्म जब उन्होंने भर लिया है तो होगा क्या कि 98% पे उन्होंने ये कोशिश थी उनकी कि किसी भी हाल में वो ये दिखा सकें कि हम लोग जो टाइमिंग की बात कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि इसको फिलहाल आप रोकिए, कोर्ट से हमारी ये दरख्वास्त थी, इसको रोकिए। और इसमें जो आप मनरेगा में जॉब देते हैं, 5 लाख लोगों को आपने जॉब दी हुई है, तो उस जॉब कार्ड को भी नहीं मान रहे हैं। आधार जो इस प्रोसेस से आप आधार मानाते हैं वो भी नहीं है, जिससे आप इनकम टैक्स पैन कार्ड जमा करते हैं उसको भी आप नहीं मान रहे हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को किसी भी तरीके से आप एक्सेप्ट करिए, और ये जो पूरा प्रोसेस है इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो कल 28 तारीख को कोर्ट में ये सारे लोग मंडे में जाके कहेंगे कि हमने 98% काम कर दिया, क्योंकि फॉर्म तो किसी से भरा ही नहीं, खुद ही सारे फॉर्म भर दिए। अब लोग इस बात पे मुतमईन हो रहे हैं कि हमारे फॉर्म भर गए। अजीत अंजुम के वीडियो के आने से पहले वहां पर ये दिखाई पड़ रहा था कि लोग अपना वो डालते थे नंबर, तो वहां वो दिखाई पड़ जाता था कि फॉर्म जमा हो गया है।
तो लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि भाई हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा, हमारा फॉर्म कैसे जमा हो गया वहां पे। तो उन्होंने उसको भी वहां से हटा दिया। फिलहाल बिहार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे नहीं है। एक उन्होंने प्रेस रिलीज दी है कि हमने 8% लोगों को अभी बाहर किया है, जिनकी तादाद 65 लाख है। यानी कि 65 लाख वोटर्स को हमने बाहर किया है। 92% हमने अपना काम पूरा किया है। 22 लाख लोग डेड हैं, 7 लाख लोग जो हैं जिनकी कई सारी आईडीज हैं, और 35 लाख जो हैं वो अनट्रेसेबल है। तो इतना पूरा जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जहां से हमने बात शुरू करी थी, अगर उसकी तरफ वापस लौटें कि ये जो पूरा प्रोसेस इलेक्शन के नॉर्मल नामों का होता है, उसमें उस एक स्टेट में जो बड़ा स्टेट था, जिसके बारे में ये था कि यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी सेंटर में है उसकी अनपॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है, वो आसानी से हार जाएगी, वहाँ 5 सालों में 31 लाख वोट पड़ते हैं और 5 महीने में 41 लाख वोट पड़ जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जैसे कहा जा रहा है कि 35 लाख हैं, 40 लाख हैं, तो इसका इमीडिएट टास्क तो ये है जो एनआरसी का है, कि मुल्क की पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करना। बिहार में जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें अपोजिशन अलायंस और रूलिंग अलायंस में सिर्फ 12,800 वोट का डिफरेंस था। तो जाहिर सी बात है, यहाँ 36 लाख, 61 लाख, 40 लाख, इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो ये एक अगर स्ट्रेटेजिकली, जैसे वहां पर 12,000 बूथ पे बदलाव किया गया, अगर यहाँ पर भी कुछ बूथ के हिसाब से, कुछ इलेक्शन एरिया के हिसाब से, और इसमें कोई कॉमन रूल नहीं है। किशनगंज का जो ईआरओ है वो अपने हिसाब से लोगों को हटाएगा, जो दरभंगा का है वो अपने हिसाब से हटाएगा, और जो पटना शहर का है वो अपने हिसाब से हटाएगा। तो किशनगंज वाले को ये पता है कि यहाँ अगर हम बहादुरगंज की सीट पर या पूर्णिया की सीट पर या कटिहार की सीट पर ज्यादा कुछ करते हैं तो इसमें स्कोप कम है। लेकिन अगर दूसरी सीटों पर जहां पर बहुत बिटवीन द लाइन गेम चलता है, वहां थोड़े से भी हटा देंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये पूरा एक पॉलिटिकल डेमोग्राफी का मामला है। और उसके साथ साथ जिस एनआरसी को एज ए इंस्टीट्यूशन हम सब अपोज कर रहे थे, एक बड़ा मूवमेंट था, उसको ये पूरे बैकडोर से दाखिल करने की कोशिश की गई है। अब 1 तारीख के बाद जब ये लोगों के फॉर्म्स आएंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारे तो फॉर्म सबमिट हो गए, लोग इसी में वहां पर खुश हैं कि हमारे फॉर्म सबमिट हैं। लेकिन असल गेम 1 तारीख के बाद शुरू होगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि इस आदमी के पेपर नहीं है, इसको रख लो, इस आदमी के पेपर हैं, इसको दूसरी लिस्ट में डाल देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा, और पेपर तो किसी के नहीं लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर अपनी चॉइस के हिसाब से जो नेम आइडेंटिफाई होते हैं, अपने कास्ट नेम से, अपने सर नेम से, या अपनी लैंग्वेज के नेम से, यानी कि किसी का अरेबिक नाम है, किसी को जो है पर्शियन नेम है, और किसी के हिंदी नेम है, तो उन नामों के हिसाब हिसाब से ये पूरा प्रोसेस बिल्ड किया जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका ग्राउंड पे भी अपोज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस सब परेशानियों पे आपका इंटरवेंशन क्या था, हम सब का इंटरवेंशन क्या था। तो जब ये लिस्ट आई तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक बड़ी कंसल्टेशन मीटिंग रखी, जिसमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बिहार कृष्णा लवेरू, सीपीआईएमएल जो वहाँ पे एक बड़ी ताकत है, उसके जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य, और उसके अलावा आरजेडी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और तमाम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव और सीनियर लोग शामिल थे। उस पर हम लोगों ने कुछ चीजें तय करी। इसके बाद पटना में हमने एक पब्लिक ट्रिब्यूनल किया, जिसमें पटना हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस अंजना प्रकाश थी, वजात हबीबुल्ला हमारे साथ गए थे, जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हुए हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। वजाज साहब थे, जॉन द्रेस थे, और नंदिनी सुंदर थी। और उस ट्रिब्यूनल में तकरीबन 200 लोगों ने अपने पेपर सबमिट करे, 40 लोगों ने अपनी गवाहियां दी, जिनके बारे में बता रहा हूँ कि ये पूरा तमाशा चल रहा है, फर्जीवाड़ा जिसको आसान जबान में कहा जाए, उसके खिलाफ। और उसके बाद जो है हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज से भी मिले हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये बात कही है कि अगर यहाँ पर ड्यू प्रोसेस का को फॉलो नहीं किया गया तो हम इलेक्शन का बाइकआउट कर सकते हैं। और इसमें हमारी जो चिंता या वरी है वो सिर्फ इस बात की है कि ये बिहार एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन उन सब के बावजूद बिहार में
लोगों का पॉलिटिकल सेंस दूसरे स्टेट के मुकाबले ज़्यादा है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल अपोज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर ये पैन इंडिया हुआ तो ये हमारे लिए बहुत मसला होगा। और जिस तरह से 19 लाख लोगों को आसाम की शहरियत से हटाया गया, हालांकि ये आप कह सकते हैं कि वहाँ मुसलमान कम थे, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से, पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो उस लिस्ट में भी 18 लाख में से 5 लाख मुसलमान हैं, और 5 लाख भी एक बड़ी तादाद है। तो ये एक हमारे नज़दीक एक बड़ा अपकमिंग चैलेंज है। तो सबसे पहला मरहला उसका ये है कि इसके बारे में इन्फॉर्म हुआ जाए, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, फिर स्ट्रेटेजिकली इसको कैसे अपोज कर सकते हैं उस पर बात होगी। आप सब ने मुझको सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।